हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 जेक बोर्ड के क्लास 10 के लैब प्रोसेस साइंस के जीव प्रक्रम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो 20 फरवरी को यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। तो 20 फरवरी को क्वेश्चंस यहीं से आएंगे मास्टर कि हाँ मास्टर यहीं से क्वेश्चंस आएगा। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम ये प्रक्रम के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 20 फरवरी को बन सकते हैं उनका करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे हम लोग जो करेंगे वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। तो पहला क्वेश्चन है, समझिएगा, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। सर ह्यूमन में एक किडनी पार्ट है, किडनी जो ये सिस्टम किससे रिलेटेड है? एक्सक्रेशन से, उत्सर्जन से, मतलब कि आपके जो वेस्ट आपके एक्सक्रेटा वगैरह होता है वो आपके बाहर आते हैं। सर अच्छा मास्टर समझ में आ गया, ये एक्सक्रेशन होगा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है, समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, कि पादप में प्लांट में जो जाइलम टिश्यू का रिस्पॉन्सिबल क्या है, उसके उत्तरदायी क्या है? तो जाइलम याद रखिएगा कि जाइलम जो है सर पानी और रूट से लेकर तना तक लेके जाता है, वो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है कौन? जाइलम। जाइलम क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएंगे, जाइलम जल का वाहन करता है। सर ऑप्शन ए हो जाएंगे, जाइलम इन प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। ऑप्शन ए हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा मास्टर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा मास्टर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा, कि सपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या जरूरी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये आपके आवश्यकता है, तभी फोटोसिंथेसिस कर सकता है, संश्लेषण कर सकता है। सर अच्छा मास्टर, कि फोटोसिंथेसिस क्या था? कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में क्लोरोफिल के प्रेजेंट में और सनलाइट के प्रेजेंट में क्या बनाया? ग्लूकोज, और क्या दिया? ऑक्सीजन दिए। अच्छा मास्टर ये था। तो यहाँ पे सब पोषण के लिए आवश्यक जो तत्व है वो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी होंगे, क्लोरोफिल भी होगा, सूर्य का प्रकाश होगा, मतलब उपयुक्त सही, ऑल ऑफ दी अबव सर आपके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मास्टर बोलता है, पायरुवेट के विखंडन से या कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहाँ होती है? पायरुवेट के विखंडन से एक आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा देता है, वो कहाँ पे होता है? ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, आपके सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में, इसीलिए उसके बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। कोशिका के पावर हाउस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। तो पायरुवेट के विखंडन जब होते हैं, टूटते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा और तथा जल बनते हैं। तो ऊर्जा का ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पे ताला लगाया जाए मास्टर साहब, ऑप्शन बी पे ताला लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके आते हैं मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? प्रोटीन जो है सर वो डाइजेस्टेड होता है किस एंजाइम, इंस्टेटाइन में किस एंजाइम के द्वारा होते हैं? तो ट्रिप्सिन नाम का क्या है? आपके एमिलेस नाम, ट्रिप्सिन सर, ट्रिप्सिन ऑप्शन ए, ट्रिप्सिन जो है वो आपकी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम होते हैं जो आपकी प्रोटीन को पाचन करता है। अच्छा मास्टर, ट्रिप्सिन आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मास्टर बताइएगा, कि श्वसन की प्रक्रिया के दौरान प्रथम चरण में ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में 3 कार्बन अणु में खंडित होता है, उस अणु नाम लिखें।
कि सर इन द फर्स्ट स्टेप्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के दौरान प्रोसेस ग्लूकोज जो ब्रोकन करता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स साइटोप्लाज्म में टूटते हैं, 3 कार्बन के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? पायरूवेट बोलते हैं सर। पायरूवेट लेके आ गया, 3 कार्बन वाले पायरूवेट होते हैं। क्या होते हैं? पायरूवेट होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा मास्टर, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। अच्छा मास्टर, इसी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है मनुष्य के हृदय कितने कोष्ठ में बटा हुआ है? कि सर आपके ह्यूमन हार्ट जो है, हमारा हार्ट दिल टूट गया तो ह्यूमन हार्ट में कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं, 4 कोष्ठ बना होता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा मास्टर। अच्छा मास्टर, इसीलिए टूटता है तब भी बचता है ना। अच्छा, तो मनुष्य के हृदय में 4 आपके क्या होते हैं? कोष्ठ होते हैं, मतलब कि 4 चेंबर होते हैं, 4 चेंबर्स होते हैं सर। लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टिकल्स, राइट आर्टिकल्स, लेफ्ट आर्टिकल्स, ठीक है, वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स, आपके राइट वेंट्रिकल्स। समझ में आया? 4 चेंबर होते हैं। नेक्स्ट आपके जो क्वेश्चंस बनता है, पादप से फाइलम उत्तरदायी है। सर जाइलम का काम क्या था? पानी को लेके जाना। अब जो खाना पकाएगा, पत्ता में तो खाना बन गया प्लांट के, पौधे के, तो वो खाना कौन लेके जाएगा? तो वही फाइलम जी बोलेंगे हम हैं मालिक, हम लेके जाएंगे। तो फाइलम जी जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करता है, मतलब वो भोजन का वाहन करता है। सर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे मास्टर, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आते हैं मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है। कि मानव जो नॉर्मल अमाउंट यूरिया है वो ह्यूमन ब्लड में कितना प्रेजेंट होता है? तो ये आपको याद होता तभी मारते, वरना छोड़ स्किप करना पड़ता। तो यहां से आपको याद रखना है कि 20 मिलीग्राम आपकी जो नॉर्मल यूरिया प्रेजेंट होता है नॉर्मल अमाउंट में, ब्लड में सॉरी सर, माफ कीजिएगा, ह्यूमन ब्लड में, मानव रक्त में यूरिया की मात्रा 20 मिलीग्राम होते हैं मास्टर, 20 मिलीग्राम होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम में पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? सर जैसे आयरन कहाँ पाया जाता है? हेमोग्लोबिन में, ब्लड में पाए जाते हैं हेमोग्लोबिन में, इसीलिए तो लाल होता है, लाल। अच्छा मास्टर, इसीलिए लाल होता है। तो क्लोरोफिल में जो हरा होता है ना, ग्रीन होता है प्लांट के पत्ते, तो उसमें मैग्नीशियम इलाइमेंट पाया जाता है, मैग्नीशियम इलाइमेंट। अच्छा मास्टर, बात है, इसीलिए पत्ता हरा होता है, ग्रीन होता है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोफिल में पाए जाते हैं मास्टर। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपके नेक्स्ट क्वेश्चन मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? सर फोटोसिंथेसिस में क्या ऑब्टेन होता है? तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन ऑब्टेन होता है मास्टर, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज यहाँ मिलता है, क्या मिलता है? जो फार्मूला होता है ग्लूकोज का वो C6H12O6 होता है मास्टर, और यही तो मिलते हैं। फोटोसिंथेसिस में जो ऑब्टेन होता है, क्योंकि CO2 और वाटर ने जल मिलके सनलाइट और क्लोरोफिल में क्या बनाया मास्टर? क्लोरोफिल जो पत्ती में प्रेजेंट होता है उससे मिलके ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज बना के और ऑक्सीजन दे दिया। यही तो ऑक्सीजन हम श्वसन के लिए यूज करते हैं मास्टर। अच्छा मास्टर, ऐसा था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? अंग है तो सर मछलियां जो हम लोग नाक से, नोजल से नाक से सांस लेते हैं ना, तो मछलियां जो है पानी में गिल्स से सांस लेती है, गलफड़ कहते हैं, गलफड़, तो गिल्स से वो सांस लेती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा मास्टर। जो आपके फिश है उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गेन्स क्या है? आपके गिल्स हैं सर, गिल्स हैं। क्या है? फिर आपके गिल्स हैं। समझ में आ गया मास्टर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ने रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? कि रेजिन और गोंद जो है वो कहाँ पे सर रेसिन और गम प्लांट में पाए जाते हैं, वो कहाँ पे स्टोर होता है? तो ओल्ड जाइलम जो हो गए, जो पानी ने लेके जाया, पानी लेके जा रहा था, जो बुढ़ा हो गया, वही तो आपका क्या बन गया? रेसिन और गम स्टोर कर लिया। क्या हो जाएंगे पुराने जाइलम में? ऑप्शन डी हो जाएगा सर, ऑप्शन डी हो जाएंगे गुरु, ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? एक्सक्रेटा ऑर्गेन्स कौन है भाई? तो आंख तो नहीं हो सकता, आंख तो साफ नहीं करता है, तो कौन हो जाएगा? विरकक। किडनी हो जाएगा मास्टर, किडनी हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन ए हो जाएंगे। हाँ हाँ मास्टर, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आते हम लोग आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसको हम सॉल्व करेंगे मास्टर, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल की अभिक्रिया के बाद पश्चात उसके बाद किस पदार्थ का निर्माण होता है? Which substance is formed after the reaction of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll in the presence of photosynthesis? अरे मालिक, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आ गए, कपत्ता में क्लोरोफिल मिल गया। अच्छा मास्टर, क्लोरोफिल मतलब फोटोसिंथेसिस हो रहा है, खाना पका रहा है। कौन कौन कौन? प्लांट ने खाना पका रहा है। अच्छा, हल्ला कर दो पूरी मार्केट में, मार्केट में कि काफी प्लांट क्या कर रहे हैं? खाना पका रहे हैं। तो सनलाइट मिल गया, दिन में उसे सनलाइट मिल गया, सनलाइट मिल गया, तो क्या बना लिया? ग्लूकोज, ग्लूकोज बनाया मास्टर, ग्लूकोज बनाया। और साथ में क्या बनाया? जल बनाया। और क्या बनाया? और आपके ऑक्सीजन दिए, ऑक्सीजन दिए। तो आपके ग्लूकोज, ऑक्सीजन और क्या जो एक्सेस वाटर होता है वो बाहर आ जाते हैं। तो प्रोडक्ट में ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर मिलेंगे, वाटर मिलेंगे सर। अच्छा मास्टर, ये बात थी। हाँ हाँ, यही बात था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग है कि पाचन के दौरान आमाशय के माध्यम को अम्लीय बनाने का काम कौन करता है? कि सर कि ऐसे भी हम कठोर कठोर अम्ल को खा नहीं सकते। अगर थोड़ा सा अगर शरीर पे पड़ गया तो हम जल के कुरूप कन्या हो जाती हैं, कुरूप आपके बालक बन जाते हैं। एसिड इतने खतरनाक होते हैं, लेकिन हमारा पेट, भगवान ने हमारे पेट में स्टॉक में एक ऐसा अम्ल जो सेक्रेट करता है, जनरेट करता है, जो कि क्रिया पाचन में हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है सर। तो उस अम्ल का नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अच्छा मास्टर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हम तो खा भी नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ये सुंदर कन्या को भी क्रूप कर देते हैं, इतने डेंजर हैं वो, लेकिन फिर भी हमारा पेट ने सेक्रेट कर रहा है। अच्छा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही पचाने में हेल्प करता है ना? हाँ 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 हाँ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए सुंदरात को कैसे अभिकल्पित किया गया है? कि स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्जर्व जो कर रहे हैं डाइजेस्टेड फूड को, वो जस्ट बीन फिगर्ड आउट कैसे किया गया है? तो सुंदरात के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे सर, उंगली इस तरह भित्ति टाइप पे बना हुआ है, जो क्या कर रहा है? क्षेत्रफल को, सरफेस एरिया को बढ़ा दे रहा मास्टर। तो जो उसमें क्या हो जाएंगे? ज्यादा इकट्ठा होंगे, ज्यादा इकट्ठा होंगे। एक उंगली देखो ना, कि एक सिंपल ऐसे होता तो बस यहीं लटकता एनर्जी, लेकिन एक ऐसे बन गया है तो यहां से एनर्जी, यहां पे एनर्जी, यहां पे एनर्जी, आपकी ऊर्जा स्टोर हो जाएगी। तो इसीलिए सुंदरात के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जो अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। अच्छा मास्टर, ऐसी बात है। हाँ हाँ, यही तो बात है कि देयर आर मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसीलिए तो बढ़ जाते हैं, ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो जाते हैं। अच्छा मास्टर, ये बात है, इसीलिए उंगली टाइप पे भित्ति होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में। हाँ, कि ज़्यादा एनर्जी को क्या कर सके? स्टोर कर सके सर।
कि आपका ज़्यादा को स्टोर कर सके, जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ज़्यादा स्टोर कर सकता है। अच्छा, ये तो मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा। अच्छा कोई नहीं, यहाँ तो मास्टर समझ रहे हैं, मास्टर तो पढ़ रहे हैं ना मास्टर। अच्छा मास्टर, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, या प्रक्रम कहाँ होता है? तो वसा का पाचन जो है अग्नाशय में होता है, अग्नाशय द्वारा स्त्रावित लाइपेज एंजाइम से होता है, या प्रक्रम सुद्रांत में होता है। सुद्रांत मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सर पेनक्रियास से एक लैपेज एंजाइम सेक्रेट होता है, जो आपके फैट्स और डाइजेस्टेड, आपके जैसे फैट को डाइजेस्टेड करने में हेल्प किया जाता है। इस प्रोसेस कहाँ होता है? आपके इंस्टेटाइन में होते हैं, इंस्टेटाइन में होते हैं सर, स्मॉल इंस्टेटाइन में। तो वसा का पाचन अग्नाशय द्वारा स्त्रावित लाइपेज एंजाइम से होता है, या प्रक्रम सुद्रांत में होता है। अच्छा, फैट्स आर डाइजेस्टेड बाय द लिपेज एंजाइम सेक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द इंस्टेटाइन। अच्छा मास्टर, ये बात है, लाइपेज नाम का एक एंजाइम सेक्रेट होता है पेनक्रियाज के द्वारा, जो सुंदरात में स्मॉल इंस्टेटाइन में फैट्स का क्या होता है, डाइजेशन होता है मास्टर। बस तो इतने तो याद रखना है। क्या अब आते हैं नेक्स्ट, ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह किस रक्त नलिका में होता है? कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ऑक्सीजन ब्लड लेके जा रहा है हार्ट से पूरा बॉडी में, वो कौन लेके जाता है? तो एंट्री लेके जाता है, आर्टरी लेके जाता है, धमनी लेके वहां जाता है मास्टर। और आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लेके आता है, कौन लेके आता है? आपके वेना लेके आता है, वेन से लेके आते हैं सर। वेंस में गंदा खून, कार्बन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और धमनी में क्या होता है? आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन मास्टर। मास्टर देखना, इधर देखना, किधर ध्यान जा रहे हो? क्यों देखो, इधर देखो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्लोरोफिल का क्या कार्य है? कि प्रकाश संश्लेषण में कि आप बोलता है कि फंक्शन क्या है क्लोरोफिल का इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट से दोस्ती करता है, सुंदर कन्या है। क्लोरोफिल के लिए लाइट जो एनर्जी है वो सुंदर कन्या है, उससे वो अट्रैक्ट होते मास्टर। अच्छा, अरे गंदा बात, नहीं। तो क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल क्या करते हैं? प्रकाश ऊर्जा जो सनलाइट से आपकी लाइट एनर्जी आ रहे हैं, उसे क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं सर, एब्जॉर्ब करते हैं। अच्छा मास्टर, ऐसा बात था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास खाने वाले शाकाहारी जंतुओं को लंबे सुद्रांत की आवश्यकता क्यों होती है? कि जो सर शाकाहारी, जो हार्बीवोरस होते हैं, शाकाहारी होते हैं, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा क्यों होता है? अच्छा, क्यों होता है? तो इसमें सेलुलोज के पाचन के लिए लंबी सुद्रांत की आवश्यकता होती है, कि सर उसमें सेलुलोज की मात्रा ज़्यादा होता है और सेलुलोज को पचाने में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी जो सुद्रांत है वो बड़ा होता है सर। अच्छा मास्टर, ये सब बात है। तो हम लोग को देखते होंगे कि किसी का हो जाता है क्या, ये आपका अपेंडिक्स सुने होंगे कि अपेंडिक्स हो गया उसका। तो अपेंडिक्स क्यों दिया हुआ था भगवान ने? इसीलिए दिया था क्योंकि शाकाहारी लोग पहले खाते थे, कच्चा चीज सादे खाते थे, घास फूस भी खाते थे, तो कंदमूल तो उसे पचाने के लिए हेल्प था, लेकिन मनुष्य ने अपने आप को डेवलप कर लिया। अच्छा मास्टर, ऐसी बात था, इसीलिए अपेंडिक्स का जरूरत नहीं पड़ने लगे। और वही अपेंडिक्स हो जाता है तो लोग बोलते अरे बुर्बक, अपेंडिक्स तो पहले पेट में था। तो अपेंडिक्स क्या वहां डिस्टर्ब करने लगा, वही डॉक्टर ने काट के क्या करते हैं? सर्जरी करके हटा देते हैं। अच्छा, तो आप समझ में आया कि लंबी सुद्रांत शाकाहारी जंतुओं में क्यों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मास्टर, देखिएगा, सुनिएगा कि कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा का क्या उपयोग है?
कि सर जो एनर्जी आपके रिलीज होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा, तो इसका यूज क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा जो एनर्जी रिलीज हुआ उसका यूज क्या है? तो सर जो एनर्जी रिलीज हुआ सेलुलर रेस्पिरेशन के द्वारा वो इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा मास्टर, इसी में एनर्जी सारा स्टोर होता है। हाँ हाँ हाँ, कि बोलता है कोशिकीय श्वसन द्वारा मोचित ऊर्जा तत्काल की ही एटीपी नामक अणु के संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, और जो कोशिका के अन्य क्रियाओं के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होता है। अच्छा मास्टर सुनिएगा, हम खाना खाएं, खाना खाने के बाद जो आपकी सेल ने कोशिका ने रेस्पिरेशन किया, श्वसन किया, श्वसन करने के बाद वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और वहां पे एनर्जी मिला, वो ऊर्जा को तुरंत किस में कन्वर्ट हो गया? एटीपी में। एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में संश्लेषण में हो गया, और बाद में वही हम लड़ाई करने गए तो और आपके कूदने गए सर, वो आपकी बदमाशी जो किए आज तो उसको हम दिखा देंगे। तो ये जो एनर्जी आपके आ रहे हैं वही एनर्जी फ्यूल की तरह, ईंधन की तरह हम यूज करते हैं। अच्छा मास्टर समझ में आ गया। तो इसीलिए कोशिका श्वसन जो आपके ऊर्जा का उपयोग होता है सर, खेलने में, दौड़ने में, बहुत सारा एनर्जी आप जो यूज कर रहे हो, यही एनर्जी तो आपका यहीं से तो आ रहा है, सेल रेस्पिरेशन से आ रहा है। अच्छा मास्टर यही बात था। हाँ हाँ यही बात था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना कि भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? अच्छा, कि फूड का डाइजेशन में सेलिवा का क्या रोल है? सेलिवा का क्या रोल है? तो बोलता है कि सेलिवा जो सर आपके एमिलेस एंजाइम उसमें मिक्स हो जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही प्रारंभ हो जाता है, कि सर सेलिवा जो होता है अल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है, और हम जो खाते हैं वो थोड़ा एसिडिक होता है। तो क्षारीय और आपका एसिडिक मिलके, अम्लीय मिलके क्या बनाता है? उदासीन बनाता है। इसीलिए लार मुंह से ही मेरा पाचन शुरू हो जाता है। अच्छा मास्टर ये क्या बोले आप समझ में आया? कि जब हम भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं तब लार में मौजूद एमिलेस एंजाइम उसमें मिक्स हो जाता है, और कुछ कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही शुरू कर देता है। व्हाट इज द रोल ऑफ? तो व्हेन वी टेक द फूड इन माउथ, देन द एमिलेस एंजाइम प्रेजेंट इन द सेलिवा mixes with it and starts the digestion of some carbohydrate from the mouth itself. अच्छा मास्टर समझ में तो आ गया। इसीलिए सेलिवा का आपका पाचन में लार की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो उदासीन वहीं से पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाए, शुरू हो जाए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन से हैं, उसके उत्पाद क्या हैं? सर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है और उसके प्रोडक्ट क्या बनते हैं? अच्छा मास्टर उसके लिए नेसेसरी जो कंडीशन है वो सूरज भगवान होना चाहिए। सूरज भगवान अगर नहीं होंगे तो सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी। अच्छा मास्टर वो भी होना चाहिए। पत्ता में भी आपके क्लोरोफिल होना चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड और आपके जल होना चाहिए। ये चार चीज मिलेंगे तभी वो खाना पकाएगा, वरना वो खाना नहीं बना सकता है। अच्छा मास्टर समझ में आ गया कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या क्या है? कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, क्लोरोफिल की उपस्थिति, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, जल की उपस्थिति होना चाहिए। वो चार चीज होंगे तो खाना स्वपोषी पोषण के लिए एक खाना उसका बन जाएगा। और जो खाना स्वपोषी का जो उत्पाद बनेगा वो ग्लूकोज, ऑक्सीजन तथा जल बनेंगे। अच्छा मास्टर ऐसी चीज है कैसे? तो इसका रिएक्शन भी लिख देना ना एग्जाम में, क्या
दिक्कत है? CO2 प्लस जल आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आया भाई, देखो देखो, बोलेगा जल हम भी मिल गए, तो ऊपर से बोलेगा सूरज का भगवान का सनलाइट दे दिया, सूर्य की रोशनी पड़ गए। अच्छा मास्टर, तो क्लोरोफिल पत्ता बोलेगा आओ आओ, हम ही तो वेट कर रहे थे आपका, तभी तो खाना बनेगा। जैसे सूरज भगवान बने, पल्ला सूरज की रोशनी पड़ा, क्लोरोफिल ने लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। जैसे कन्वर्ट हुआ तो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज ग्लूकोज बना, और साथ में ऑक्सीजन बना, ऑक्सीजन, और क्या बने? जल बने सर, जल बने। तो उत्पाद जो मिला वो आपके ग्लूकोज, ऑक्सीजन और जल मिला। तो फॉलोइंग आर दी नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोट्रॉपिक क्या न्यूट्रिशन? सनलाइट, chlorophyll, carbon dioxide and water. The product of autotrophic nutrition are glucose, oxygen and water. अच्छा मास्टर, ये बात थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा कि वायुवीय और अवायुवीय श्वसन में क्या अंतर है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। कि सर आपके वायुवीय में आपके जब श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। जैसे मनुष्य में वायुवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है। तो यहां से सर यहाँ पे ग्लूकोज जो मास्टर है वो O2 के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल और साथ में ATP के फॉर्म में बनते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनते हैं। तो जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में सर आप कभी कभी देखे होंगे पैर झंझनाने लगा, मम्मी मम्मी करते हो कि मम्मी पैर गया, टूट गया, या हाथ में कभी झिनझिनी आ जाता है। वो झिनझिनी है क्या भाई? कि ऑक्सीजन के अब्सेंस में, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में क्या बना लिया, वो आपके श्वसन की प्रक्रिया वहां पे हो गया। तो वहां पे जो बन गए वो आपके लैक्टिक एसिड बन गया। सर लैक्टिक एसिड जब बन गए तो लैक्टिक एसिड बन गए, इसीलिए झिनझिनाहट आता है। जब ऑक्सीजन वहां पे पहुंचेगा तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे। अच्छा मास्टर, ऐसी बात है? हाँ, यही बात है। जब श्वसन की प्रक्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। ईस्ट में अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो C6H12O6 होगा, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होंगे, वहां पे कम मात्रा में होंगे। तो क्या मिलेगा सर, क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल मिल जाते हैं, लैक्टिक एसिड, और थोड़ा मोड़ा एनर्जी मिलता है सर। अच्छा ऐसी बात है। हाँ, तो ईस्ट में जो होता है वो अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया पाई जाती है। ईस्ट में जो होता है, तो वहां पे जो बनते हैं इथेनॉल बनता है सर, इथेनॉल बनता है। अच्छा मास्टर, ईस्ट में अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया होता है। अच्छा मास्टर, कि when the process of air respiration take place in the presence of oxygen is called aerobic respiration. This process of aerobic respiration is found in human being. When the process of respiration takes place in the absence of oxygen, it is called anaerobic respiration. The process of anaerobic respiration is found in yeast. समझ में आ गया मास्टर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? कि एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब रेस्पिरेशन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। और जो आपका ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होगा उसे हम एनाएरोबिक बोल देंगे मास्टर। अच्छा मास्टर, ऐसी बात है? हाँ, यही बात है। हाँ, यही बात है। अच्छा मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अच्छा, 20 तारीख को मेरा एग्जाम है, नहीं कुछ पढ़े हैं मास्टर, क्या होगा? अरे पढ़ो, देखो वीडियो देखो, 20 फरवरी को यही क्वेश्चन आएंगे। अच्छा मास्टर, ये ऐसे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन अच्छे से लिख के प्रैक्टिस करो ना। तो बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कुपिताएं किस प्रकार अभिकल्पित है? कि सर आपके मैक्सिमम एक्सचेंज में बोलता है क्या गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कुपिताएं किस प्रकार अभिकल्पित है? कि हाउ आर एलोवेली नो डिजाइन फॉर मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेज।
कि सर लंग्स में फूफस के अंदर छोटी छोटी नालिकाओं में विभाजित हो जाती है, जो अंत में गुब्बारे के जैसा होता है। इस तरह से होता है मास्टर, इस तरह से होते हैं लंग्स में। इसी को कहते हैं एलोवेली या कूपिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कूपिका कहते हैं मास्टर, कूपिका कहते हैं, जिसे कूपिका कहते हैं। कूपिका एक सत्ता उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। जिसमें क्या गैसों का क्या बोलता है, फूफस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसे रचना में अंतर्निहित हो जाता है, जिसे कूपिका कहते हैं। कूपिका एक सत्ता उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ देना। अच्छा मास्टर, ऐसे होता है? हाँ हाँ, यही होता है। Inside the lungs, the passageway divides into a smaller and a smaller tubes, which finally converts into a balloon-like structure called an alveoli. Alveoli provide a surface over which gases can exchange. जहाँ पे gases का क्या हो सके, exchange हो सकता है सर। अच्छा मास्टर, ऐसी बात है। हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है मास्टर, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय, अरे किधर जा रहे हो, इधर देखना क्वेश्चन, कहाँ ध्यान भटका रहे हो। सुंदर कन्या थी सर, सुंदर कन्या थी। अट बुर्बक, यहाँ देखते नहीं हो, सुंदर कन्या थी। 20 फरवरी को एग्जाम पड़े हुए हैं। तो श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? कि सर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एडवांटेज ओवर एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इन टर्म ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। सर रेस्पिरेशन के लिए जो आपके कौन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कैसे एडवांटेज है, कैसे प्रॉफिटेबल है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म में से आपकी जलीय जीव से की ऑक्सीजन को ऑब्टेन करने की। तो बोलता है क्या, जलीय जीव में जल में विलय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जलीय जीव जो है वो जल में जो ऑक्सीजन है उसी को तोड़ तोड़ के, इसीलिए गिल्स उसके लगे हुए होते हैं। अच्छा मास्टर, इसीलिए गिल्स लगा हुआ था ना। हाँ, तो स्थलीय जीव जो होते हैं श्वसन के लिए वायुमंडल एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है, बहुत कम है सर। ऑक्सीजन की मात्रा इसे देखा जाए तो एटमॉस्फेयर में 21% है। अच्छा मास्टर, और पानी में बहुत कम होता है रे मास्टर। अच्छा मास्टर, ये बात है। तो इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है, मतलब कम होती है। समझ में आ गया कि वातावरण में स्थलीय वाले जीव जो हैं वो स्थल की एटमॉस्फेयर में वायुमंडल में ऑक्सीजन ज़्यादा होने से वो ज़्यादा ऑक्सीजन ले सकता है, लेकिन जलीय में कम आपके ऑक्सीजन होने से जलीय जीव में ऑक्सीजन लेने से की कठिनाई होती है। सर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म यूज ऑर्गेनिक ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। Terrestrial organisms use oxygen from the atmosphere for respiration. Because the amount of dissolved oxygen in water is very less as compared to the amount of oxygen in the air, the rate of respiration of aquatic organisms is faster than that of terrestrial organisms. The rate of respiration of organism, इसीलिए क्योंकि सर इसका द्रुत होता है कि ज़्यादा होता है। अब जो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मास्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है, आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? कि सर जो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो जनरेट होता है ना, तो उसका क्या जरूरत है? अच्छा, क्या जरूरत है? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा फूड में पहुंच गया ना, कीड़ा सर, हम लोग आंख धोए बिना नाली का फूड जो मिलता है आपके स्टॉल में ठेला पे आप खा रहे हैं बहुत मजा से, वहां से क्या जो मक्खियां हैं आपके सर कॉकरोच वगैरह बहुत अच्छे से उसमें बैठ गया। अब क्या किया, वो तो खाना माइक्रोब्स तो हमें दिखा नहीं ना, लेकिन उसमें बहुत माइक्रोब्स आ गए।
बहुत सूक्ष्म जीव आ गए, तो वही सूक्ष्म जीव को हाइड्रोक्लोरिक बोलता है, अच्छा तुम आ गया मेरे को दिक्कत करने, परेशानी करने, मैं तुम्हें मारूंगा। और ये हाइड्रोक्लोरिक जनरेट होते हैं और खाना पाचन के समय में उस बैक्टीरिया को मार देते हैं, या जो आपके सूक्ष्म जीव है उसको मार देते हैं। और भोजन को नरम कर देता है सर, भोजन को पूरा एकदम नरम कर देता है। एसिड में कुछ भी डालो कर देगा, बवाल कर देता है। अरे मेरे में आके समा, हम तो दोस्ती नहीं करेंगे, दोस्ती करने चाहोगे बोलेगा हम जला देंगे तुम्हें। अच्छा, तो ये या भोजन में विद्यमान सूक्ष्म जीवों को मार देता है, और या भोजन को नर्म कर देता है, या अभिक्रिया एंजाइमों को अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। क्या वो एसिड देता है सर, पूरा बेस होते सर। सेवा में भी, मेरा लार में भी क्या था, लार में, हमारे लार में भी था अल्कलाइन था, क्षारीय था, तो उसे एसिड जब चाहिए तो वो अम्लीयता कहता कि लो ना हम खुद एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो उसको देके अम्लीयता प्रदान करता है, जिससे वे क्रियाशील अवस्था में आ जाते हैं। दूसरा वो भोजन को नरम कर देता है। तीसरा ये आपके भोजन में जो विद्वान सूक्ष्म को क्या करता है, मार देता है। अच्छा, द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टोमक इज एज फॉलोज, इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम टू इनएक्टिव एंजाइम्स बाय विच दे कम इनटू एक्टिव स्टेट, इट किल्स द माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द फूड, इट सॉफ्टens द फूड। अच्छा मास्टर, ऐसी बात है। हाँ हाँ हाँ, यही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, सपोषी एवं विषमपोषी पोषण में अंतर लिखें। सर डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अच्छा मास्टर, ऐसी बात है। तो सपोषी जो पौधे या जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो सर मास्टर हम लोग भी तो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो हम लोग सपोषी क्यों नहीं है, ऑटोट्रॉप्स क्यों? अरे बुर्बक, आप खाना कहाँ बना रही हो? आप कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में, क्या आपको चावल खाने दे दिया जाएगा तो चबाओगे चावल? नहीं मास्टर, खाते खाते पता चला पेट भी मेरा यार डाइजेशन से अनडाइजेशन, मतलब कि पूरा खराब हो जाएगा। बाथरूम दौड़ रहे तो इधर उधर दौड़ रहे हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जटिल फूड को, भोजन को सिंपल में क्या तोड़ते हैं, सरल में तोड़ देते हैं मास्टर। अच्छा, ऐसी बात है। हाँ हाँ हाँ, ये तो हम अपना खाना खुद नहीं पकाते। अगर मेरे पास भी, हमारे पास भी क्लोरोफिल हो जाता मास्टर, तो हम खाना पका लेते। अच्छा, ये बात है। तो सपोषी किसे बोलेंगे, जो पौधे या जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, सपोषी कहलाते हैं, जिसमें आपकी क्लोरोफिल है मास्टर। तो हरे पौधे, और एक आपके होते हैं ब्लू ग्रीन अलगी, शैवाल जिसको कहते हैं, वो एक जानवर है, वो खाना खुद काली पका सकता है और कोई नहीं पका सकता। अब आते हैं विषमपोषी, जो जीव अपना खाना खुद नहीं पकाते हैं, वो आपके सर वो आपके उस पे स्वपोषी पर आश्रित रहते हैं, इसे कहते हैं विषमपोषी। अच्छा मास्टर, ये था एग्जाम्पल इसके हरे पौधे। इसका ह्यूमन बीइंग ले लो ना, मानव मानव मानव, और एनिमल्स बोल सकते हो, सारे एनिमल्स जितने जानवर हैं सर। तो बोलता है ऑटोट्रॉप्स, द प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन algae. Heterotrophs, those organisms which are fully or partially dependent on another organism for their food, they are called heterotrophs. Example animals. Examples animals. समझ में आ गया मास्टर, समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है मास्टर, हमें भी नहीं पता मास्टर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। 5 नंबर या 4 नंबर का बनेगा मास्टर। अच्छा, ऐसी बात है मास्टर। अरे किधर ध्यान भटका रहे हो, 20 तारीख को एग्जाम है मास्टर, क्या करेंगे समझ में नहीं आ। अरे पढ़ो, इधर देखो, सुनो, तो कम से कम ये वीडियो जरूर देख के जाना। सारे क्वेश्चन यही साइंस के आएंगे, और सारा क्वेश्चंस आपके इसी चैनल पे, सारे आपके लेक्चर, सारे चैप्टर के लेक्चर अपलोड कर दिया गया है। जल्दी से जाके देखो ना, क्यों रो रहे हो, अच्छे नंबर आ जाएंगे। अच्छा, इसी बात है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। बोलता है क्या, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, या क्यों आवश्यक है।
सर जो आपके जो हृदय में चक्र होता है डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन, तो ये क्यों जरूरी है? तो आपको समझ में आना चाहिए। वी ऑक्सीजनित जनित रक्त जो होता है विभिन्न भागों से महाशिराओं द्वारा दाएं अलिंद में इकट्ठा किया जाता है। अच्छा मास्टर, फिर ऑक्सीजन लंग्स में फिल्टर करके फिर हट में आके फिर क्या करता है, सारे तरफ से बटाता है सर, सिरा के आर्टरी से जाते हैं। अच्छा मास्टर, ये है तो समझना क्या है कि आपके कि दोहरा परिसंचरण में वी ऑक्सीजनित रक्त शरीर के विभिन्न भागों से महाशिराओं द्वारा दाएं अलिंद में इकट्ठा किया जाता है। जब दायां अलिंद सिकुड़ता है तो यह दाएं नीले में चला जाता है। जब दायां नीले सिकुड़ता है तो यह वी ऑक्सीजनित रक्त फूफस धमनी के माध्यम से फूफस में चला जाता है। वी ऑक्सीजनित आपकी रक्त जो है वो फूफस मतलब फूफस धमनी से के माध्यम से लंग्स में चला जाता है, जहां पर गैसों का विनिमय होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का दे देना और ऑक्सीजन को प्राप्त कर लेना। आप बोलेगा वी ऑक्सीजनित रक्त बन गया। तो यह रक्त ऑक्सीजनित होकर फूफस शिराओं के द्वारा वापस हृदय में बाएं आलिंद में आ जाता है। अच्छा मास्टर, जब बायां अलिंद सिकुड़ता है तो ऑक्सीजनित रक्त बाएं नीले में जाता है। जब बायां नीले सिकुड़ता है तो यह रक्त शरीर के विभिन्न भागों में महाधमनी के माध्यम से वितरित किया जाता है। अतः वही रक्त हृदय चक्र में हृदय में दो बार गुजरता है, एक बार ऑक्सीजनित तथा दूसरी बार वी ऑक्सीजनित रक्त के रूप में। इसी को दोहरा परिसंचरण कहते हैं। एक बार ऑक्सीजन ब्लड लेके जाना, एक बार डी ऑक्सीजन ब्लड को लेके आना, तो ये दो बार ब्लड पूरा शरीर में जा रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कह देते हैं, दोहरा परिसंचरण कहते हैं। महत्व, हमारा हृदय 4 कोष्ठकों से मिलकर बना है, इसके ही कारण से हमारे शरीर के सभी भागों को ऑक्सीजनित रक्त वितरित किया जाता है। इसके कारण से ही कोशिकाओं और ऊतकों में ऑक्सीजन का वितरण सही आवश्यकता अनुसार बना रहता है। सर समझ में आ गए? तो इंग्लिश में देखते हैं, इंग्लिश में क्या इसको बोला जाएगा। भाई इंग्लिश में भी तो देखना है। इंग्लिश वाले बोलेंगे हमको नहीं बता रहे हैं, क्या मास्टर खाली हिंदी ही पढ़ाइएगा। अरे ये देखो इंग्लिश और हिंदी में क्या रखा हुआ। अच्छा, हमें समझ में आ रहा है मास्टर। अच्छा यार, तो बोलते हैं एक्सप्लेन द डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन्स, व्हाई इज इट नेसेसरी। तो डबल सर्कुलेशन, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इज कलेक्टेड इन द राइट आर्टियम बाय द ग्रेट वेन्स। When the right atrium contracts, it moves into the right ventricles. When the right ventricles contracts, this deoxygenated blood travels through the pulmonary artery to the lungs. Where gas exchange occurs, this oxygenated blood returns to the left atrium of the heart through the pulmonary veins. When the left atrium contracts, this oxygenated blood enters the left ventricle. When the left ventricle contracts, this blood is distributed to different parts of the body through the aorta. सर आप समझिएगा कि यहाँ से सर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चला कौन, वेंस आपके, वो राइट आर्टियम में गए, राइट आर्टियम के द्वारा किसके द्वारा, ग्रेट वेंस के द्वारा गया। फिर राइट एंट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट किया, सिकुड़ा, तो ये क्या हुआ, ये राइट वेंट्रिकल्स में चला गया। सर जब राइट वेंट्रिकल के कॉन्टैक्ट करने पे ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पुलमोनरी आर्टरी से लंग्स में चला गया। जब गैस एक्सचेंज वहां पे अक्कर्स हो गए, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देना और ऑक्सीजन को ले लेना एलोवेली में, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब रिटर्न करेगा लेफ्ट आर्टियम में, हार्ट के लेफ्ट आर्टियम में। वो किसके थ्रू, पुलमोनरी वेन्स के थ्रू। अब सुनिएगा, जब ये लेफ्ट आर्टियम कॉन्टैक्ट करेगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर कर जाएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट करेंगे तो ब्लड जो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा और डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में हो जाएंगे सर, अरोटा के द्वारा। तो हेंस द सेम ब्लड पासेज थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन ए कार्डिक साइकिल, वंस एज ऑक्सीजनेटेड एंड सेकेंड टाइम एज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन।
Significance आपके क्या है? Our heart is made up of 4 chambers, due to which oxygenated blood is distributed to all the part of our body. Because of this, the distribution of oxygen in the cells and tissues remains as per correct requirement. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जाता है मास्टर, सुनिएगा। मानव उत्सर्जन तंत्र की चित्र सहित व्याख्या करें। तो मानव उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा विरकक, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। विरक उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। विरकक जो है उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर क्या है, स्थित है सर। और प्रत्येक विरक से एक मूत्रवाहिनी मूत्राशय में खुलती है। मूत्रवाहिनी वे नलियां होती हैं जो मूत्र को विरकक से मूत्राशय में लेकर आती जाती है। जहां मूत्र जमा होता है, मूत्राशय बड़ा होता है और हमारे शौचालय जाने तक मूत्र को जमा करके रखता है। मूत्र मार्ग उरेथ्रा कहलाने वाली नली जो मूत्राशय से जुड़ी होती है से मूत्र मानव शरीर से बाहर निकलता है। तो इसके जो फिगर है मास्टर समझिएगा, फिगर कहाँ है मास्टर, देखिएगा यही तो है, यही तो फिगर है मास्टर। तो यहां से देखिएगा ये विरकक है, रीढ़ के हड्डी के दोनों ओर है, ये विरकक धमनी है। अच्छा मास्टर, ये विरकक सीरा है, तो ये आपके आएंगे बनाना है फिगर। तो ये महाधमनी अरोटा है, छोड़िए, ये आपकी मूत्रवाहिनी, देखिए किडनी से मूत्रवाहिनी बने हुए हैं, मूत्रवाहिनी बने हैं, मूत्रवाहिनी से मूत्राशय बना हुआ है, मूत्राशय जो भी यहाँ से इकट्ठा हुआ यूरिया वगैरह यहाँ पे इकट्ठा होंगे। फिर यहाँ से उरेथ्रा मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग से क्या हो जाएंगे, जब शौचालय जाते हैं तो सारा टॉयलेट और वो यहाँ से पास कर देते हैं। समझ में आ गया मास्टर, समझ में आ गया। तो बोलता है द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, उरेटर, ब्लैडर एंड urinary tract. The kidney are located on either side of the spinal cord in the abdomen. One ureter from each kidney opens into the bladder. ये हर एक किडनी क्या है, ब्लेडर में जाके ओपन हुआ है। उरेटर आर दी ट्यूब्स डैट कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू द ब्लैडर। उरेटर क्या होता है, मूत्रवाहिनी क्या होता है कि एक ट्यूब्स है जो यूरिन किडनी से ब्लैडर तक लेकर जाता है। यूरिन एक्यूमुलेट हियर, यूरिन कहाँ, ब्लैडर में इकट्ठा होता है। हेयर द ब्लैडर इज लार्ज एंड स्टोर्स यूरिन अंटिल वी गो टू द टॉयलेट। जब तक टॉयलेट नहीं जाते हैं तब तक आपकी यूरिन, वो ब्लैडर जो होता है बड़ा होता है और यूरिन वहीं पे स्टोर होती है। यूरिन एग्जिस्ट दी ह्यूमन बॉडी थ्रू ट्यूब कॉल्ड द उरेथ्रा। एक ट्यूब होता है जिससे हम बाहर निकालते हैं टॉयलेट, उसे हम क्या बोलते हैं, उरेथ्रा बोलते हैं, जो आपकी ब्लैडर से क्या होता है, कनेक्टेड होता है। अच्छा मास्टर यही है, हाँ यही है, समझ में आ गया मास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मास्टर। मनुष्य में पोषण के विभिन्न चरणों की व्याख्या करें। मनुष्य में पोषण जो होता है, पोषण जो आपकी न्यूट्रिशन जो होते हैं, डिफरेंट स्टेजेज न्यूट्रिशन का व्याख्या करना है। सबसे पहले अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा बाह्यीकरण। तो सर अंतर्ग्रहण इंजेक्शन करना, भोजन को शरीर के भीतर अर्थात आहार नाल तक पहुंचाने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है, या भोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण है सर, पहला चरण है। मतलब फूड का इंटेक करना, खाना जो खाना खाते हो ना थाली से लेकर मुंह में, वही इंजेक्शन हो गया सर, इंजेक्शन हो गया। अब आते हैं पाचन। ठोस, जटिल तथा बड़ी बड़ी अघुलनशील भोजन कणों को अनेक एंजाइमों की सहायता से तथा विभिन्न रासायनिक और भौतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से तरल सरल और छोटे छोटे घुलनशील कणों में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। पाचन सर आपके मुंह के लार्वा से मिलते हुए वहीं से पाचन, आप भोजन चबा रहे हो ना 32 के दांत में जो आप चबा रहे हो भोजन। अच्छा मास्टर, वहां पे लार्वा मिक्स कर रही हो। अच्छा, इसीलिए कहा जाता है बुढ़ापा जोड़ते होंगे कि खाना धीरे धीरे खाना चाहिए। तो खाना धीरे धीरे क्यों खाना चाहिए सर? सैलीवा जो आपकी लार है ना, वो खाना में अच्छा से मिले तो खाना वो उतना ही अच्छा से क्या होगा, पचेगा सर, पचेगा, डाइजेस्ट होगा। अच्छा मास्टर,
अवशोषण क्या होते हैं? भोजन के कण छोटे हो जाते हैं, वे छोटी आंत की दीवार से गुजरते हुए खून में मिल जाते हैं। यह प्रक्रिया अवशोषण कहलाती है। सर, जो छोटी आंत की दीवार में जो आपके भोजन के कण जो पचे हुए वो आपके जो है ना उससे गुजरते हैं तो ब्लड में क्या हो जाते हैं, खून में मिल जाते हैं। उसी प्रक्रिया को ट्रांसपायरेशन कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। सर, ऑब्जर्वेशन कहते हैं, सॉरी, ऑब्जर्वेशन कहते हैं। स्वांगीकरण क्या होता है? अवशोषित भोजन का शरीर के प्रत्येक भाग और प्रत्येक कोशिका तक पहुंचकर शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए ऊर्जा उत्पादित करना स्वांगीकरण कहलाता है। ट्रांसपायरेशन सर, ट्रांसपायर क्या होता है कि आपके ट्रांसमिट जो होते हैं सर, आपके स्वांगीकरण कि सर जो अवशोषित भोजन ब्लड ने ले लिया, आपकी छोटी आंत से ब्लड रक्त बोलेगा भाई अब हमको दो, तुम दूसरा इकट्ठा करना, हमको देना है, उस सेल को बांटना है, जिम्मेवारी मिला। तो छोटी आंत ने ब्लड को दे दिया, अब रक्त ने उसे लेके चल पड़ा और हमें जो ग्रोथ लंबा हो गए, बढ़ रहे हैं। जो आपका सर सेल वगैरह जो डैमेज हो गया उसे मरम्मत करने के लिए यूज करते हैं। बहिष्करण मल के रूप में अनपचे भोजन के गुदा मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया बहिष्करण कहलाता है। अब सर जो जाते ना सुसु, सर सुसु 1 नंबर 2 नंबर, तो वो क्या हुआ सर, जो एक्सक्रीटा जो भोजन आपके पच नहीं सकते, अपच हो गया, रह गया, तो वो हमें निकालने के की प्रक्रिया को बहिष्करण ही कहते हैं सर। कि बहिष्करण जो गुर्दा मार्ग से निकलता है। अच्छा मास्टर, समझ में तो आ गया। अब आते हैं इंग्लिश में, समझ लेना कि एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेज ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। पहला क्या होता है? इंजेक्शन होता है, जो प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी के अंदर भोजन लेना क्या कहलाता है? टू द एलिमेंट्री कैनाल्स इज कॉल्ड इंजेक्शन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द फूड प्रोसेस। फूड प्रोसेस में पहला स्टेप है। दूसरा डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड, कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज insoluble food particles into liquid, simple and small soluble particles with the help of many enzymes and through various chemicals and physical process is called digestion। अच्छा मास्टर, ऐसी बात है? हाँ ऐसी बात है, ऐसी बात है मास्टर, ऐसी बात है। अब आते हैं, समझिएगा थोड़ा सा फिर आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होता है फिर क्या कि व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ फूड बिकम स्मॉल एंड देन दे पास थ्रू द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन मिक्स इन द ब्लड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी बाय रीचिंग द एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड एवरी सेल ऑफ द ऑब्जर्व फूड। एवरी सेल का ऑब्जर्व फूड जो एवरी सेल प्राप्त कर रहे हैं पूरा बॉडी में, तो उसी को एसिमिलेशन कहते हैं। एक्सक्रेशन, द प्रोसेस ऑफ पासिंग आउट ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस इन द फॉर्म ऑफ फेसिज। सर फेसिस के फॉर्म में एनस के द्वारा जब बॉडी से अनडाइजेस्टेड फूड पास आउट हो जाता है, निकल जाता है, उसी को तो एक्सक्रेशन कहते हैं सर। अच्छा, सुसु 1 नंबर और 2 नंबर सर। हाँ समझ में आ रहा है मास्टर, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है मास्टर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, अगर इतने क्वेश्चन आप करके जाते हो तो आपके पक्का इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन भी इस तारीख को न छूटेंगे। हंस के आओगे, एक बार विश्वास करके जाना, विश्वास करके जाना। जीवों में श्वसन की प्रक्रिया को विस्तार से बताएं। जो जीवों में श्वसन की प्रक्रिया होता है तो उसे विस्तार से बताना है सर। तो आपके 2 तरह के आपके होते हैं, एक आपकी ऑक्सीजनकृत ऑक्सीजन की उपस्थिति में, एक आपके ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो जीवों द्वारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन कर ऊर्जा निर्माण करने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। अच्छा मास्टर, कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का जो विखंडन होता है जीवों में, उसमें ऊर्जा निर्माण करने की प्रक्रिया को तो श्वसन कहते हैं। इन सभी अवस्थाओं में पहला चरण ग्लूकोज 6 कार्बन वाले होते हैं। अच्छा, ग्लूकोज का फार्मूला जो होता है C6H12O6 होता है। हाँ मास्टर, 6 कार्बन के होते हैं। का 3 कार्बन वाले वनु में विखंडन हो जाते हैं, पायरुवेट में टूटते हैं सर। फिर क्या बन जाते हैं? 3 कार्बन वाले यौगिक बना लेता है। अच्छा मास्टर,
यह प्रक्रम कोशिका द्रव्य में होता है। ये आपकी कोशिका सेलुलोज आपकी सर ये आपकी एक द्रव कोशिका द्रव्य में होता है। अच्छा मास्टर, ऐसी बात है, साइटोप्लाज्म में होते हैं। इसके बाद पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पहले साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बने, फिर उसके बाद कहाँ चले गए, पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा का निर्माण करता है एटीपी के फॉर्म में। वही और हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में जब पायरुवेट का विखंडन होता है तो लैक्टिक अम्ल एवं ऊर्जा का निर्माण होता है। अभी बोले थे ना कि सर कोशिका का पायरुवेट बने, और पायरुवेट में जब झिनझिनी पड़ता है ना, मम्मी झिनझिनी पड़ रहा है, मम्मी पैर गया करते हो ना कभी कभी, तो ये जो झिनझिनाहट होता है, वो जो झिनझिनाहट होता है तो क्या बना रहा है वहाँ पे, लैक्टिक एसिड बना रहा है, लैक्टिक अम्ल बना रहा है। जब उसको ऑक्सीजन फिर पैर उठ जाते हो, ऑक्सीजन उसको मिल जाता है तो धीरे धीरे वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर ठीक हो जाता है। तो समझिएगा पूरा ये स्ट्रक्चर इस तरह से कि ग्लूकोज जो होता है 6 कार्बन अणु होते हैं, कोशिका द्रव में एक पायरुवेट में टूट जाते हैं, पायरुवेट और ऊर्जा मिलता है। फिर सर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब हुआ ईस्ट में होता है तो एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मिलता है। ये याद रखिएगा, एथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनता है। 2 कार्बन वाले अणु बनते हैं जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन का अभाव अगर हो जाए, पायरुवेट में ऑक्सीजन का अभाव बन जाए तो हमारी पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल और क्या बना देता है, ऊर्जा देता है। सर सब ऊर्जा एटीपी के फॉर्म में होंगी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और सर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब उसे ऑक्सीजन पूरा मात्रा में मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा देगा, एटीपी मिलेंगे सर। और ये वाला जब होता है तो झिनझिनाहट नहीं होता है। और लैक्टिक अम्ल जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अभाव में, कमी में होता है तो ये आपके लैक्टिक अम्ल बन जाते हैं। अच्छा मास्टर, ये बात था, हाँ हाँ यही था। अब आते हैं इंग्लिश में, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करके देख लेता हूँ। बोलता है एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन लिविंग बीइंग। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. In all these cases, the first step is the breakdown of 6 carbon molecules of glucose into 6 carbon molecules pyruvate. This process takes place in the cytoplasm. एक कहाँ पे होगा, आपके साइटोप्लाज्म में होगा सर, कोशिका द्रव्य में होगा. Pyruvate is the broken down in the presence of oxygen in the mitochondria and carbon dioxide. सर ये माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करेगा, पायरुवेट अब ब्रेक डाउन करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी आर प्रोड्यूस्ड इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन के अब्सेंस में हुआ तो पायरुवेट इज ब्रोकन करेगा, वह आपके डाउन में टूटेंगे सर, ईस्ट में होता है ये, और ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल और एनर्जी देता है. और वेन पायरुवेट जब ब्रोकन डाउन करेगा इन लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन तो ये आपकी हमारा मसल सेल लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे. तो यही तो है, ग्लूकोज 6 कार्बन के मॉलिक्यूल साइटोप्लाज्म पे एक्ट किया, साइटोप्लाज्म पे वो टूटा सर, पायरुवेट में 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स और एनर्जी में टूटे. अगर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ईस्ट में होता है तो इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में एनर्जी, एनर्जी जो है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में देता है. लेस ऑक्सीजन मिला तो मसल सेल्स में होता है, और मसल सेल्स में होते हैं तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और CO2, H2O और एनर्जी में टूट जाते हैं सर. अच्छा मास्टर, ऐसी बात था. तो ये हम सारी क्वेश्चंस हम देख लिया, सारा क्वेश्चंस यहाँ जो इंपॉर्टेंट थे मास्टर हम देख लिए. लैब प्रोसेस जो प्रक्रम में, इससे बाहर क्वेश्चन 20 फरवरी को देखने को नहीं मिलेगा, देखने को नहीं मिलेगा. जरूर आप ये क्वेश्चन जरूर करके जाएं. धन्यवाद. मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर, हम देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल समन्वय और संवाद में देखेंगे. ठीक है सर मास्टर, तब तक बाय बाय.